हेतु सभी राहत के मानक मदों में की गई कई गुना बढ़ोतरी। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से दी राहत। केंद्र सरकार ने तत्परता से प्रथम चरण में जारी की 150 करोड़ रुपए की धनराशि। सभी वर्गों का ध्यान रखा, जो कहा वो किया। उत्तराखंड की महान जनता से सहयोग एवं समर्थन की आकांक्षा। टिहरी संसदीय क्षेत्र दोहराएगा सितारगंज के विजय का इतिहास। डीजल की कीमतों में नहीं होगी कमी। सरकार के आर्थिक सुधारों के फैसले पर कांग्रेस ने लगाई मुहर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला। महाराष्ट्र में पैदा हुआ बड़ा सियासी संकट। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के इस्तीफे के बाद समर्थन वापसी की मांग करते हुए एनसीपी के सभी मंत्रियों ने एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा। नोएडा के आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस में आरोपी डॉक्टर नूपुर तलवार डासना जेल से हुई रिहा। जेल में 148 दिन गुजारे। लखनऊ में अखिलेश मंत्रिमंडल की हुई बैठक। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। वीवीआईपी जिलों में 24 घंटे बिजली देने पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को भेजा नोटिस। 6 जिलों में 24 घंटे बिजली देने की वजह पूछी। बाबा रामदेव की मुश्किलें और बढ़ी। दिव्य योग ट्रस्ट के सैंपल्स हुए फेल। खाद्य आपूर्ति विभाग ने लिए थे सैंपल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तराखंड में नहीं थम रहा अवैध खनन। प्रशासन बेपरवाह। जेबें भरने में मस्त है खनन माफिया। नोएडा में पॉन्टी चड्ढा के वेब ग्रुप को किए गए भूमि आवंटन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। किसानों ने दायर की थी याचिका। वेब इंफ्राटेक को फ्लैट बनाने के लिए आवंटन की गई थी 200 एकड़ जमीन। हरिद्वार के लाल ढांग में रवासन नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर लोगों ने किया जल सत्याग्रह। मांगे न पूरी होने पर लोगों ने दी जल समाधि लेने की धमकी। और कानपुर के पनकी में हनुमान मंदिर में मची भगदड़। एक श्रद्धालु की गई जान, कई घायल। गेट में एक साथ घुसने के दौरान हुआ हादसा। सोई रही सरकारें, सोया रहा प्रशासन। अवैध खनन की भेंट चढ़ता रहा उत्तराखंड। कब थमेगा अवैध खनन का खेल? उत्तराखंड में अवैध खनन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जनता हैरान है, परेशान है, लेकिन सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं। यही हाल प्रशासन का भी है। जब हो हल्ला मचता है, हमारे ऐसे मीडिया कर्मी खबर दिखाते हैं तो छिटपुट कार्रवाई करके मामले को रफा दफा करवा दिया जाता है, लेकिन ठोस कार्रवाई तब भी नहीं होती। और इस बेरुखी का लाभ उठाकर खनन माफिया रोजाना सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। अवैध खनन से पर्यावरण और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सब तब जब सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगा रखी है। सोया रहा प्रशासन। अवैध खनन की भेंट चढ़ता रहा उत्तराखंड। कब थमेगा अवैध खनन का खेल? इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे दिल्ली स्टूडियोज में अमिताभ अग्निहोत्री जी बने हुए हैं। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। हीरा सिंह बिष्ट साहब हैं हमारे साथ। आप पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। पद्मश्री अवधेश कौशल जी हमारे साथ हैं। आप वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अपना पूरा जीवन आपने समाज की सेवा के लिए झोंक दिया। अवैध खनन और खनन माफियाओं के खिलाफ आप लगातार जंग लड़ते हैं। और हमारे साथ अविकल थपलियाल साहब जुड़ेंगे फोन लाइन पर। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के रेजिडेंट एडिटर हैं। देहरादून में आप निवास करते हैं, आपका कार्यालय भी वहीं है। आपसे भी हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। तो बड़ा सवाल यहां पर यह है कि 12 बरस हो गया उत्तराखंड को बने, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद पहाड़ की प्राकृतिक खूबसूरती की धज्जियां उड़ाते हुए खनन माफिया मनमानी कर अपनी जेबें भरते जा रहे हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है। उत्तराखंड प्राकृतिक खूबसूरती का ऐसा खजाना जिस पर खुद कुदरत को भी रश्क होता है। प्रकृति ने खूबसूरती बख्शी तो साथ ही बेपनाह नेमतें भी मिली। इनका सही उपयोग करते हुए इस पर्वतीय इलाके का उचित विकास हो सके, इसलिए
12 साल पहले इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन जिन संसाधनों का उपयोग कर सूबे का विकास करना था, उन्हीं संसाधनों का दोहन करके चंद माफिया अपनी जेबें भरते जा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में मची प्राकृतिक संसाधनों की लूटपाट की। खनन माफिया धड़ल्ले से खनन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनसे बेपरवाह दिखाई दे रहा है। गठन के 12 सालों में कई सरकारें आईं, लेकिन अवैध खनन को रोकने की दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। और आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद खनन माफिया अपनी जेबें भर रहे हैं। अवैध खनन से नदियों और पहाड़ों का जो नुकसान दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके चलते वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। और प्राकृतिक खूबसूरती पर जो बट्टा लग रहा है, वो अलग। जनता परेशान, खासकर उन इलाकों के लोगों का जीना मुहाल हो गया है, जहां पूरी रात अवैध खनन का खेल चलता है। लेकिन मुश्किल ये है कि वो फरियाद करें भी तो किससे, क्योंकि जिन्हें सुनवाई करनी है वो कानों में रुई और आंखों पर काला चश्मा डाले एसी कैबिनों में चैन की बंसी बजा रहे हैं। स्वामी निगमानंद गंगा में जारी अवैध खनन और बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अनशन पर बैठे रहे और शहादत दे दी, लेकिन इसके बाद भी अवैध खनन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही। लगता है सरकारों और प्रशासन को जगाने के लिए सिर्फ एक शहादत नाकाफी है। उन्हें इंतजार है कुछ और कुर्बानियों का। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सीधे देहरादून आपको लेकर चलेंगे। पद्मश्री अवधेश कौशल जी हमारे साथ हैं। अवधेश साहब, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? कई सारे जो समाज सेवी हैं वो अपनी जान न्यौछावर कर चुके हैं। स्वामी निगमानंद जी अनशन पर बैठे रहे, दम तोड़ दिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा रामदेव उसी अस्पताल में भर्ती कराए गए। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री से लेके तमाम सरकारी लोग वहां पर पहुंच गए, लेकिन निगमानंद जी का किसी ने कोई परवाह नहीं की, दम तोड़ दिया उन्होंने। एक के बाद एक उत्तराखंड में इतिहास रहा है, अवैध खनन माफियाओं से परेशान होकर उनका विरोध करते हुए लोगों ने जान दे दी। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन खनन नहीं रुकता। क्यों ऐसा? अवधेश जी आपसे पूछ रहा हूं। जी देखिए, पहले तो हमको खनन और चुगान, इसमें फर्क मालूम होना चाहिए। जो नदियों में चुगान है वो तो पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है, एक बात। दूसरी बात, खनन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कुछ आपको लगाना ही नहीं, फायदे ही फायदा है। बस ट्रक ले जाओ, उठाओ, बेचो। और ये सारी की सारी चीजें जो है ये आम जनता से जुड़ी हुई है। हर एक को अगर मकान बनाना है तो बोल्डर चाहिए, रेत भी चाहिए, जो छोटी छोटी बजरी भी चाहिए। लकड़ी का मकान बनाते थे, वो भी लकड़ी तो अब सुपरा हो गया, वो तो सब सरकार हो गई यहाँ भी इसमें। तो ये खनन जो है ये रुकेगा नहीं, जो ये गैर कानूनी खनन हो रहा है। ठीक है, मेरा मानना ये है कि जो जैसे पहले चुगान होता था वो चुगान तो होना चाहिए जरूर। ठीक है, नहीं तो क्या होता, पहले यहाँ कभी भी देहरादून में आसपास के गांव में बाढ़ नहीं आती थी। तो आप रहिए हमारे साथ, हो जाता था। आप रहिए हमारे साथ। हमारे रेजिडेंट एडिटर देहरादून से विकल थपलियाल साहब जुड़ गए हैं। थपलियाल जी, मुझे समझाइए कि खनन का खेल क्या है भाई? देखिए, खेल तो यही है। नहीं, आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ। अवधेश जी,
हम अविकल थपलियाल जी की से बात कर रहे हैं। थपलियाल साहब, ये खनन का पूरा खेल क्या है? आपने बहुत काम किया है, बहुत रिपोर्टिंग की है पिछले 2 दशकों में, समझाइए जरा। अतुल जी, मैं एक तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं कि राज्य गठन के बाद सिर्फ 2 ही मौके पे जो भाजपा और कांग्रेस के नेता हैं ये एक मंच पर आए हैं। एक तो अपने वेतन भत्ते बढ़ाने के मुद्दे पर, ठीक है, और दूसरा खनन के मुद्दे पर, ठीक है। पेयजल की कोई बात नहीं हुई, औद्योगिक पैकेज की इन्होंने कोई बात नहीं करी, बिजली पानी की कभी कोई बात नहीं हुई, गैरसैंण की कोई बात नहीं हुई, लेकिन खनन के मुद्दे पर बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली दरबार में अनावश्यक दबाव बनाया, भारी दबाव बनाया कि खनन खुलवाइए, खनन खुलवाइए। इस पूरे खेल में ऐसा लगता है कि जितने भी ये राजनीतिक दल है, प्रशासनिक मशीनरी है और खनन माफिया है, इसका जो त्रिगुट है ये राज्य गठन के बाद से ही पूरे प्रदेश के अंदर प्रभावी काम कर रहा है जी। गोला नदी का पिछले साल खनन खुला। गोला नदी सबसे बड़ी नदी है जिसमें सबसे ज्यादा खनन होता है। गोला नदी का जब खनन खुला तो वहां दलीय नेताओं ने आतिशबाजी करी और मिठाइयां बांटी। तर्क ये दिया इन्होंने इससे पहले कि खनन से हजारों गरीब परिवार जुड़े हुए हैं, खनन बंद होने से इनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो गया। लेकिन इनकी जो सक्रियता थी इस मुद्दे पर, इससे लगता है कि जो खनन माफिया है वो कई बड़े नेताओं के परिवारों को भी पाल रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, हरिद्वार के अंदर का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। 15 दिन पहले का मामला है। राजाजी नेशनल पार्क से जुड़ा एक गांव था, बंजारे वाला गांव। इस गांव में खनन माफिया या जो भी गई है, उन्होंने एक लाइसेंस ले लिया जिला प्रशासन से मिलीभगत करके कि खेत को समतलीकरण किया जाएगा। अब वो जिस खेत को समतलीकरण किया जाना था उस पे मूंगफली की खेती उग रही है, और इन्होंने दूसरी जगह में बगल में एक सूख नदी थी, उसमें इन्होंने खनन कर लिया। जेसीबी मशीन की प्रयोग की इजाजत इन्होंने ली। 30 डंपर का इन्होंने प्रयोग किया। राजाजी नेशनल पार्क है, सभी को पता है कि कितना संवेदनशील मामला है जी। इससे ये साफ होता है कि इस पूरे मामले में प्रशासनिक मशीनरी और खनन माफिया एक भारी खेल कर रही है। इसके अलावा एक उदाहरण आपको मैं टिहरी जिले का देता हूं। टिहरी बांध को लेके उसको मिट्टी चाहिए थी। असेना एक गांव था, असेना गांव में कई वर्षों तक खनन हुआ। आज वो गांव विस्थापन के कगार पे है। असेना गांव के जो ग्रामीण है वो 4 महीने से धरने पर बैठे हैं कि हमारा विस्थापन किया जाए। वहां पर जो मिट्टी उठानी थी या जो बोल्डर उठाने थे, खनन करना था केवल 1.5 मीटर, लेकिन टीएसडीसी ने मिलीभगत करके 10 मीटर तक गहरा खनन किया और 40 करोड़ की जो उन्होंने रॉयल्टी जमा करनी थी, ठीक है, वो तक जमा नहीं करी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में खनन माफिया कितनी बुरी तरीके से सरकार पर और इस प्रशासन पे, शासन पर हावी है। जी, थपलियाल जी आप रहिए हमारे साथ। हीरा सिंह बिष्ट जी, आप तो सरकार में मंत्री रहे हैं, आपकी सरकार है, आपके जो बड़े भाई आप कहते हैं मित्र हैं आपके, वो मुख्यमंत्री हैं। आखिरकार अवैध रूप से खनन माफियाओं को रोका क्यों नहीं जा सकता? क्या दिक्कत है, क्या मजबूरी है? और जैसे आरोप लगते हैं कि साहब सरकार में बैठे लोगों तक खनन माफियाओं की पहुंच है, ये खनन माफिया सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों को मिठाई पहुंचाते हैं, अपना हिस्सा पहुंचाते हैं, और इसलिए बेबाकी से बेखौफ अंदाज में खनन होता है। हीरा सिंह जी, यह बात सही है कि उत्तराखंड में खनन माफिया बेरोक टोक खनन का कार्य कर रहे हैं। जैसा हमारे मित्र अवधेश कौशल जी ने कहा कि चुगान जरूरी है। अगर चुगान नहीं, चूंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मेरे नजदीक भी नदी है, अगर चुगान नहीं होगा, बजरी बोल्डर उठान नहीं होगा, तो सारी रेत बजरी नदियों में पानी खेतों में घुस जाएगा और अपार जनधन की हानि हो। दूसरी ओर निर्माण और विकास के लिए हमको रेत बजरी भी चाहिए, उनको बिल्कुल प्रतिबंध करेंगे तो जन धन की दोनों की हानि होगी, विकास के काम प्रभावित होंगे। ठीक है, मैं इंदिरा गांधी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अवधेश कौशल जी और पैनुल जी एमपी के प्रयास से मसूरी में जो पहाड़ टूट रहे थे, उड़ाए जा रहे थे डायनामाइट से और कोड की तरह मसूरी लगती थी, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंद कराया। सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करते हैं। और टास्क फोर्स बना करके वहां पर पेड़ लगाकर आज मसूरी फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। तो कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियां इस तरह से उजाड़ने की नहीं है, बसाने की हैं, और ग्रीनरी को हम चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से आज अभी बीजेपी के टाइम पर तहसीलदार को मारने भागे माफिया, एसडीएम को मारने यमुना नदी से भागे जो रेत बजरी उठा रहे थे अवैध कानून रूप से, आज भी मैंने खुद डीएम को 2-3 बार कहा
कि घुत्तू में टीरी में एक सोसाइटी के नाम पर रेत बजरी उठाने का लाइसेंस दिया गया और देहरादून के माल देवता तक पूरी नदी खोद दी गई। 200 ट्रक रोज आए। डीएम ने कहा मैं कार्रवाई कर रहा हूं, एसडीएम ने कहा कार्रवाई कर रहा हूं, मंत्रियों को कहा कि ये दोहन हो रहा है।